बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें ऑब्वियसली एओपी की भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर होगी। अब तक तो एओपी का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट दिया गया था, लेकिन अगर एओपी का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो जाहिर सी बात है आप एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे। फिर उसमें से शेयर फ्रॉम एओपी फॉर मेंबर्स आप वर्कआउट करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक साथ अगर आ जाएं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का बहुत बड़ा ये सिनेरियो बन जाएगा। नाउ तो स्टार्ट लेते हैं बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक है जी। तो सवालात आप जानते हैं आई कैप के पास पेपर्स होते हैं, लेकिन उन पास पेपर्स को अपडेट करना पड़ता है रेलिवेंट टेक्सचर के हिसाब से, ताकि उनके सॉल्यूशंस करंट टेक्सचर के हिसाब से बनाए जा सके। और जो माजी में जब वो टेस्ट हुए थे तो ऑब्वियसली वो उस टेक्सचर के हिसाब से थे, उनके सॉल्यूशन जो माजी में पब्लिश हो चुके हैं वो भी उन्हीं टेक्सचर के हिसाब से होंगे, तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इस चैप्टर जो कि 16 चैप्टर है ये प्योर, जिस तरह चैप्टर नंबर 10 आपके लिए प्रैक्टिस का चैप्टर था, इस तरह चैप्टर नंबर 16 भी आपके लिए प्रैक्टिस का ही चैप्टर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बिजनेस इनकम, notes for students. Certain changes have been made in the questions due to changes in tax laws, syllabus, and to solve the question based on tax year 2022। अब तो 2022 भी पुराना साल हो गया, क्यों? आपके टाइम के बाद टैक्स ईयर 2023 लग जाएगा। आप जानते हैं शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी एग्जाम्प्ट है, लेकिन मेंबर्स की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा ओनली फॉर रेट पर्पस। बस ख्याल रखिएगा इस एओपी के शेयर में एओपी की कोई एफटीआर बेस्ड इनकम ना हो। ठीक है। उसके बाद एओपी का लॉस मेंबर की इनकम को रिड्यूस नहीं करेगा, रेट पर्पस के लिए भी नहीं। अगर मेंबर्स की कोई इनकम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पर्सनल इनकम, मेंबर्स की जाती इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एफटीआर है, तो एफटीआर बेस्ड इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं होगा। तीन बातें हो गई। एओपी के प्रॉफिट का शेयर मेंबर्स की इनकम में ऐड होगा रेट पर्पस के लिए, लेकिन अगर मेंबर के पास सिर्फ और सिर्फ एफटीआर बेस्ड इनकम है या कोई इनकम नहीं है तो रेट उस शेयर का कोई काम नहीं है। नंबर 2, मेंबर अगर एओपी के पास क्या है, लॉस है, तो लॉस से मेंबर्स अपनी इनकम रिड्यूस नहीं कर सकते, वो लॉस एओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करेगा। तमाम बातें आपके सामने आ जानी चाहिए। फिर मैंने आपको एक बहस बताई थी, वो क्या थी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी आफ्टर टैक्स होगा। कुछ लोग बिफोर टैक्स लेने के भी क्या है, कायल हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ केसेस में जो है वो मिनिमम टैक्स लगता है सर्विसेज के ऊपर, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन में मौजूद है इधर। 12, सबसे पहला सवाल हम करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के समझाया हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है किस पर, पोर्टल पर पहले से, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ सकें तफसील से। ए बी एसोसिएट्स यानी कि इज एन एओपी, तो इट मींस हम एओपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैविंग टू पार्टनर्स, तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि अगर ये इंडस्ट्रियल अंडर टेकिंग है, तो भले ये इन्वेस्टमेंट कर दे कहाँ पर, ऑल्टरनेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट में, इसका फर्स्ट ईयर अलाउंस 90% नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर शर्त थी ओन्ड और मैनेज बाय कंपनी। तो ये भले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हैविंग टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60-40 रिस्पेक्टिवली। ए का शेयर कितना हो गया 60, बी का शेयर कितना हो गया 40। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को, आपको मेरी बात बताइए। अच्छा जी, उसके बाद सेल्स विदाउट टैक्स रिडक्शन, यानी जो आपका रेवेन्यू है उसमें से किसी भी आपके कस्टमर ने, जो कि विदहोल्डिंग एजेंट अगर होता तो क्या करता, टैक्स विदहोल्ड करता। तो ये सेल्स आपकी ग्रॉस सेल किसी किस्म के टैक्स डिडक्शन से पहले। उसके बाद ये आपको पूरा अकाउंटिंग फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेजेस 4.45 मिलियन, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर 1,20,000, डेप्रीसिएशन पहला डॉट लगा लीजिए अपनी बुक पर इधर। ये कौन सी डेप्शन होगी, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्शन, इसका मतलब इसको आपने ऐड बैक करवाना है।
कि अपने अपने कॉपी पर, अपने क्या कहते हैं किताब पर डॉट लगा लीजिए डेप्रिसिएशन का, 1,80,000। उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के, 5,50,000। ठीक है जी, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। उसके बाद ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट मिलाकर ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है एज पर अकाउंट्स 5.3 मिलियन। तो अगर आप अपनी 8 मिलियन की सेल में से, कैलकुलेटर भी साथ में उठा लें बेटा, 5.3 मिलियन की सेल्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2.7 मिलियन। उसके बाद अगर आप गौर से देखें, सैलरी पे हुई है पार्टनर ए को, जो कि चार्ज कर दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डॉट लगा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए कि ये एड बैक होने वाला आइटम है, डॉट लगा लीजिए इसके ऊपर। कमीशन पे हुआ है पार्टनर बी को, पार्टनर को पे होने वाला कमीशन एओपी का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में एलोकेट किया जाएगा 50,000। डेप्रीसिएशन ऑफ ओन एसेट्स, वो एसेट जिनको आप ओन करते हैं उनकी अकाउंटिंग डेप्शन है, एड बैक करवा दें, लेकिन क्योंकि ये एसेट्स ओन है तो इनके बदले आप टैक्स डेप्शन क्लेम कर पाएंगे। अगर ओन ना होते तो आप टैक्स डेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में ओन होना क्या है, जरूरी है। भाई सब लोग सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, यार रिस्पॉन्स करो ना, बताओ ना भाई आप लोग। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन ऑन फाइनेंस लीज कितनी बेटा, 15,000। तो आप लीज और एसेट की डेप्शन हम एड बैक करवा देंगे, डॉट लगाते जाएं अपनी अपनी किताब। उसके बाद फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पर, लीज लाइबिलिटी पर, ये भी क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, डॉट लगा दे इसके ऊपर। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बिजनेस एक्सपेंस, जब तक इसके अंदर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिखेगा हम इसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शन थी 10% ऑफ रेवेन्यू की, वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर के लिए थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। अदर एक्सपेंसेस, 3 डॉट लगे हुए हैं, हमें नहीं पता ये 3 डॉट क्यों लगे हुए हैं, लेकिन अभी हम आते हैं 3 डॉट्स देखने के लिए कि अदर इंफॉर्मेशन से हमें कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाएगी जिसके जरिए हमें इन 3 डॉट्स की मालूमात मिल जाएगी। कहता है अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, ये जो ऊपर दिए गए हैं ऊपर, अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितने, 5,50,000। विजिबल है भाई सबको, अपनी अपनी किताब में भी देख लें। अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्लूड फ्रेट चार्जेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के अंदर फ्रेट चार्जेस हैं कितने, 28,000। फ्रेट चार्ज मतलब कैरेज इनवॉइस। सिंगल पेमेंट इन कैश, यानी आपने 28,000 की पेमेंट की है कैश में, जो कि 25,000 से एक्सीड करती है। और एग्रीगेट फ्रेट चार्जेस जो हैं वो टोटल कितने हैं, 2,65,000। तो एग्रीगेट अमाउंट जो है 2.5 लाख से एक्सीड करता है। तो अगर एग्रीगेट पेमेंट 2.5 लाख से एक्सीड करती है तो हर सिंगल पेमेंट 25,000 तक कैश में अलाउ जाएगी, उससे अब डिस अलाउ जाएगी। क्या करवा दें इसको, इसको एड बैक करवा दें। गलत जवाब, फ्रेट चार्जेस हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है और ये अलाउ हो जाएंगे। इट मीन्स इस लाइन का कोई इफेक्ट नहीं है। अब आप एड बैक की क्या कहते हैं बहाव में बह जाएंगे, आप अब जो दिल करे एड बैक करवा देंगे। ठीक है जी, फ्रेट पे लिमिट नहीं है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका मतलब ये पेमेंट अलाउड है। और हमने भी अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसको एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, इसका मतलब नो इफेक्ट इस लाइन। लीज रेंट 18,000, तो इसका मतलब हमने ऊपर लीज होल्ड एसेट की डेप्शन एड बैक करवा दी। जवाब नहीं मिला बेटा, हमने ऊपर लीज होल्ड एसेट की डेप्शन एड बैक करवा दी, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एड बैक करवा दिया। तो अब हमें जो लीज की पेमेंट है वो बतौर एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी, ये हमने लॉ में पढ़ लिया था। ओके जी, अब क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट है, वो है डेप्रीसिएशन, इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स डेप्रीसिएशन। प्लांट,
एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। ओपनिंग WDV कितनी, 2.5 लाख। WDV डिस्पोज ऑफ 80,000 रुपये। सेल प्रोसीड, तो सर WDV के ऊपर कहीं भी टैक्स WDV नहीं लिखा हुआ, जरा इधर पढ़ के देखें, इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स डिडक्शन पर्पस। ओपनिंग टैक्स WDV, तो ऑब्वियसली ये टैक्स WDV फॉर क्या है, टैक्स WDV फॉर डिस्पोजल है ना। तो अगर आपने 80,000 की WDV टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 90,000 की डिस्पोज ऑफ की है, तो आपको इस प्लांट के डिस्पोजल पर टैक्स गेन हुआ कितने का, 10,000। तो इस एसेट के डिस्पोजल पर जो अकाउंटिंग गेन या लॉस हुआ है उसको रिवर्स करवाना होगा और टैक्स गेन को ऐड करवाना होगा। अब तक हमें इसके अकाउंटिंग के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अच्छा जी, प्लांट में साइज 40,000 का क्या हुआ है, परचेज यानी कि एडिशन हुआ। इस एडिशन पर हम इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे, लेकिन हम डेप्शन चार्ज करेंगे हाफ रेट से। हाफ रेट से क्यों, क्योंकि ये एसेट हमने टैक्स ईयर 2022 में खरीदा है, तो वो एसेट जो टैक्स ईयर 2021 या उसके बाद से खरीदे गए हैं 1 जुलाई 2000, इसमें हाफ रेट। ऐसे ही व्हीकल्स परचेज किया हमने, व्हीकल्स की ओपन WDV कितनी, 4 लाख रुपए। व्हीकल्स क्योंकि इनका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऑब्वियसली इनके लिए व्हीकल्स जो होंगे वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अज्यूम किए जाएंगे, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अज्यूम किए जाएंगे। तो लिहाजा हम व्हीकल्स पर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। नए व्हीकल्स जो परचेज हुए हैं वो कितने हैं, 1.3 मिलियन। व्हीकल में अगर कार खरीदी हो तो उसके रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है जी, अब कार तो नहीं है, व्हीकल लिखा हुआ आ रहा है, 1.3 मिलियन कॉस्ट है, इस पर इनिशियल अलाउंस तो नहीं होगा, लेकिन डेप्शन क्लेम होगी हाफ रेट से। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 80,000 की ओपन WDV है, 10,000 की WDV डिस्पोज ऑफ हो रही है, जिसकी सेल प्रोसीड कितनी है, 7,500। इस पर आपको टैक्स लॉस हो रहा है, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है 2,500 से। इस साल नए फर्नीचर आपने परचेज किए हैं 7,000 से। ठीक है, प्लांट एंड फर्नीचर डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वर परचेज बिफोर 1 जुलाई 2020। लिहाजा इन जाने वाले एसेट पर जाने वाले साल में कोई हाफ रेट से डेप्शन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ये वो एसेट हैं जो 1 जुलाई 2020 से पहले खरीदे गए थे। कौन से, डिस्पोज ऑफ वाले। अगर ये एसेट 1 जुलाई 2020 या उसके बाद खरीदे गए होते तो इन पर ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी हाफ रेट से क्या होती, डेप्शन चार्ज होती, अगर आपको याद है तो। बेटा जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, बारिश हो रही है। प्लांट एंड फर्नीचर डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर परचेज बिफोर 1 जुलाई 2020। अच्छा, अब ख्याल रखिएगा, अब इसका मतलब क्या है, अदर एक्सपेंसेस। अब आप ऊपर अगर अपनी एसोसिएट पे गौर करें जो अकाउंटिंग लिहाज से, उसमें कहीं भी आपको अकाउंटिंग गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नजर नहीं आ रहा, तो मसला है कि वो सब कुछ इसी में एब्जॉर्ब कर दिया गया है। किसमें, तो ये अदर एक्सपेंसेस बहुत कुछ नेट करने के बाद हो सकता है, कोई इनकम ऐड करने के बाद हो, कोई लॉस लेस करने के बाद होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस क्या है, नेगेटिव है, लेकिन एक्सपेंसेस आपस में सम करने के लिए बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। इनकम के अगेंस्ट ये बैलेंस क्या है, नेगेटिव है, ख्याल रखिएगा। तो इस बैलेंस में से गेन अगर होगा तो क्या हुआ हुआ है, लेस हुआ हुआ है, और एक्सपेंस अगर इस बैलेंस में है तो क्या हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। अकाउंट ओपन करके वर्किंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैंने कल सुबह सिंपल तरीका बताया था आपको कि कोई भी दो चीजें अगर आपस में नेट नहीं हो तो आप उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब कहता है, अब देखा आपके सामने, अदर एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस सम किए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस सम किए जा रहे हैं, और इनकम उसमें से लेस की जा रही है। ठीक है जी,
तो लॉस ऑन डिस्पोजल, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल है 13,000 का। मिसप्लेस एक्सपेंस, तो अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल पे डॉट लगा ले, डॉट लगा ले, मतलब ये एड बैक करवाना पड़ेगा ना आपको। मिसप्लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल ये इंटरेस्ट आपने, ये आपने लीज पे एसेट नहीं, एसेट परचेज किया है और उसको खरीदने के लिए आपने लोन लिया था, तो एसेट खरीदने के जो भी लोन लेंगे वो आपके बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, उसका इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। तो ये आपके एक्सपेंस में शामिल है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल्स ऑफ पार्टनर है, आपने पार्टनर के घर का एक्सपेंस पे किया। सिंपल, आपने तवज्जो दरकार है, आप ऊपर 30,000 को इग्नोर करें, मतलब उस 30,000 में आपने इस 13,000 को क्लेम किया हुआ एक्सपेंस, इस 5,000 को भी एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, इस 13 को भी एड बैक करवा दे, इस 5 को भी एड बैक करवा दे, आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बैड डेट रिकवरी हुई है आपको कितने की, 33,000 की, या नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है सर, इनकम्स आपस में, सॉरी एक्सपेंसेस आपस में सम करके इनकम उससे नेट कर दी और नेट एक्सपेंस चार्ज किया 30,000। बेटा कोई कंफ्यूजन, ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंस एक्सपेंस क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो इसका मतलब असल में एक्सपेंस का सम कितना है सर, 63,000। तो सोचिए आप 63,000 के एक्सपेंस लेस करवा रहे हैं और 33,000 की इनकम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, तो बताइए प्रॉफिट लॉस पे नेट इम्पैक्ट कितने का आया, 30,000 का। सोचिए 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 सोचिए, क्लियर ये बात। आप एक्सपेंसेस का सम ऐड करके देखें, आंसर आएगा भाई 40 और 5 45 और 5 50 और 10 60 और 3 63, तो 63 से आप एक्सपेंसेस लेस करवा रहे हैं, 63 से आप एक्सपेंसेस लेस करवा रहे हैं। और 33 से इनकम आप क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो अब ऊपर क्या कर दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो, यानी 63 से एक्सपेंस अगर मैं लेस करवाऊं, और मैं 33 से इनकम ऐड करवाऊं, तो इस चीज का मेरे प्रॉफिट लॉस पे जो इम्पैक्ट बन रहा है वो कितने से बन रहा है, 30,000 से। तो मैं 30,000 से नेट एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है भाई, सब लोग बता दें वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। आपकी रिसीविंग रिसीविंग साइड में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके जी, वॉइस क्लियर है। 63 से मैं एक्सपेंसेस लेस करवा रहा हूँ, 33 से मैं इनकम ऐड कर रहा हूँ, तो नेट इम्पैक्ट कितने का आ रहा है एक्सपेंस का, 30। क्या ये बात क्लियर है बेटा या नहीं है। तो आपने 2 डॉट लगा लिए। अच्छा, अब इस बेड डेट के बारे में जरा पढ़ते हैं, रिकवरी। अगर जिस बेड डेट की रिकवरी हुई है वो बेड डेट हमें बतौर एक्सपेंस अलाउ हुआ था, तो ये रिकवरी भी हमारे लिए इनकम है, और ये अकाउंटिंग में तो इनकम बनी हुई है। कैसे, इनकम बनाने का एक तरीका डायरेक्टली इनकम में ऐड कर दें, इनकम बनाने का दूसरा तरीका किसी एक्सपेंस से लेस कर दें, तो एक्सपेंस कम होकर चार्ज होगा। जब एक्सपेंस कम होकर चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो। तो अकाउंटिंग में ये 33,000 रुपए क्या बने हुए हैं, इनकम बने हुए हैं। अगर ये टैक्स के हिसाब से भी इनकम है, यानी हमें बैड डेट एक्सपेंस अलाउ किया गया था, तो हमें कुछ नो इफेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा, disallowed by tax department in the previous year when it was claimed as credit expense। टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें बैड डेट क्या कर दिया था, डिसअलाउ कर दिया था, भले हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था, भले ये प्रीवियसली टैक्सेबल इनकम पार्ट था, लेकिन इसके बैड डेट राइट ऑफ करने का हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं था।
तो अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बैड डेट के तौर पे अलाउ की डिसअलाउ कर दिया था, तो आज इसकी रिकवरी भी हमारे लिए इनकम बननी नहीं चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हुए हम इस बैड डेट रिकवरी को इनकम के तौर पर नहीं मानेंगे, यानी रिवर्स कर देंगे। यस और नो? तो आपके आपके अदर एक्सपेंसेस पे तीसरा डॉट भी आ गया, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 1 जवाब ही नहीं मिला। डॉट नंबर 1, 3 डॉट पढ़ के आया हूं मैं नीचे यार, हम बेहोश बैठे हुए हैं यार। लॉस ऑन डिस्पोजल 13,000। डॉट नंबर 2, पार्टनर के घर का टेलीफोन बिल। डॉट नंबर 3, बेड डेट रिकवरी। तो अदर एक्सपेंसेस से 3 आइटम्स क्या करने हैं आपने, रिवर्स करने। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस ऑफ liabilities reveals that the following amounts are outstanding for more than 3 years. लाइबिलिटी का एनालिसिस रिवील करता है कि कौन कौन सी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 3 years। कहता है लाइबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस, आपने गुड्स परचेज की थी 80,000 की, जिसको अब तक आपने सेटल नहीं किया, तो माजी में आप इसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर चुके हैं। और अगर आज वो 3 साल गुजर चुके हैं जो किसी भी एक्सपेंस को अप्रूवल बेस पे क्लेम करने के बाद लॉ की तरफ से दिए जाते हैं, और ये चौथा साल है, तो आपको इसको एड बैक करवाना है। बैंक लोन की डेबिट साइड एक्सपेंस नहीं है, तो ऐसी लायबिलिटी जिसकी डेबिट साइड एक्सपेंस ना हो, उसको हमने एक्सपेंस के तौर पे क्लेम ही नहीं किया, तो उसके आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर होने से उसके एड बैक होने का कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होता। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बैंक लोन पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, बैंक लोन पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, उस पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट की एंट्री बना रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट पेएबल की लायबिलिटी की डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस है, यानी कि हमने उसको एक्सपेंस माना अक्रूवल बेसिस पर। तो ऊपर वाली लाइन के हिसाब से सारी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स हैं, तो लिहाजा क्योंकि इस लायबिलिटी की भी डेबिट साइड एक्सपेंस है, लिहाजा इसको भी एड बैक करवाना पड़ेगा। फिर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, तो हमने कस्टमर से एडवांस ले लिया लेकिन उनको अब तक गुड सप्लाई नहीं की। मिस्टर ए, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया, मिस्टर ए डिस्पोज ऑफ शेयर्स, ये एओपी की इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि तो यहाँ तक की मालूमात से आप एओपी की इनकम निकाल लेंगे। एओपी की इनकम निकालने के बाद एओपी का टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, फिर एओपी का शेयर फ्रॉम एओपी आ जाएगा, जो कि ए की इनकम में ऐड होगा। तो ए की एओपी के अलावा क्या इनकम है, मिस्टर ए डिस्पोज ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर ₹3.8 million which were purchased by him 3 years ago in personal capacity for ₹1.18 million. Zakat of ₹6,000 was deducted from his bank account। ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर उसने बेचे हैं, उसने खरीदे थे कितने के, उसने डिस्पोज ऑफ किए हैं कितने के, 3.8 मिलियन के, जिसकी कॉस्ट 1.18 मिलियन थी। डिफरेंस आएगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा, होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, 25% गेन क्या हो जाएगा, एग्जेंट हो जाएगा, 75% टैक्सेबल होगा। उसके बाद ये अमाउंट उसकी टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा, उसमें ज़कात क्या होगी, लेस होगी, उसमें शेयर फ्रॉम यूपी आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ओनली फॉर रेट पर्पस। इस तरह मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी निकलेगी फॉर रेट पर्पस, मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम निकलेगी फॉर रेट पर्पस, और उससे आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल कर मिस्टर ए की जो टैक्सेबल इनकम है उसको आप टैक्स कर सकते हैं। जी बेटा, अब आप मुझे बताइए कोई ऐसी चीज इस क्वेश्चन में जो आपने ना पढ़ी। या एक का पास पेपर है। ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा लास्ट ईयर में लैंग्वेज मुश्किल करके आया था सवाल, तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये तो करें, स्टार्ट तो करें इंशाल्लाह।
ये भी ये वही वाला तुम कर रहे हो, ऐसे सवाल आएंगे मतलब सर ये तो हो गया, ये वो एक कुर्सी पे बैठे बैठे हो गया। तो मैं कल भी मना कर रहा था मैं आपको सुबह भी, कि कुर्सी क्रिकेट मत खेलें बेटा। कितने मार्क्स का सवाल है? अरे भाई कितने मार्क्स का सवाल है? 15 से 20 नंबर का। नहीं नहीं सॉल्व करते सब। ठीक है जी। करें स्टार्ट। तो एओपी की कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय इनकम फ्रॉम बिजनेस के। तो हम इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट। जरा वर्किंग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आपने लिखा यहाँ पर ए बी, एसोसिएट्स, ये एओपी है। ठीक है, आप इसकी क्या निकालने लगे हैं? टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम। टैक्स ईयर 2022। रुपीज, रुपीज नोट यहाँ लगा दी हमने, किसकी हेडिंग? इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमने बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है भाई? अकाउंटिंग प्रॉफिट आप सब बताइए। 2,269,000। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर एक हेडिंग लगाई, एड और लेस इन एडमिजिबल इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस क्या करवाने हैं आपने? ऐड करवाने हैं। और अगर कोई इनकम जो इसमें शामिल है जो कि टैक्स के लिहाज से इनकम नहीं है, उसको लेस करवा दें। एक्सपेंस के इफेक्ट पॉजिटिव जाएंगे, इनकम के इफेक्ट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव जाएंगे। सबसे पहले सबसे आसान बात सर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दो किस्म की है, ओन्ड एसेट्स की भी है, और दो हिस्सों में तोड़ के बताई गई है। वो डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज हुई है, वो भी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही है ना। ओन्ड एसेट्स, लीज होल्ड एसेट्स। ओन्ड एसेट्स, लीज होल्ड एसेट्स।
तो अब आ जाए जरा यहाँ पर, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहली डेफिनेशन आपको ये मिली 1,80,000, ये ब्रैकेट में लेकर आऊँ 1,80,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस में आता है नीचे। ये एक्सपेंसेस में एक तो ये आ गई डेफिनेशन कितने की, 20,000 की। तो टोटल आपने अपने ओन एसेट पे डेफिनेशन चार्ज की है, वो कितनी चार्ज की है, 2,00,000 रुपए। ठीक है जी। तो 2,00,000 की डेफिनेशन क्या करवा दें आप, इसके अंदर एड बैक करवा दें। लीज होल्ड एसेट की जो डेफिनेशन है वो कितनी है बेटा, 15,000। 15,000 की डेफिनेशन भी क्या करवा दिया आपने, ऐड करवा। ठीक है। अब एक एक आइटम जो ऊपर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो डॉट देते जाए। डॉट आ गया 1,80,000 का। ठीक है। ये सारे डॉट निमट गए, कौन से वाले, डेप्शन के। अब उसके बाद सैलरी टू पार्टनर है। कितनी है सैलरी टू पार्टनर है, 2,80,000। इसको भी आपने ऐड बैक करवा दिया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कमीशन टू पार्टनर, भी डॉट लगा हुआ है, 50,000 कमीशन। फिर उसके बाद अगला डॉट किसका दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस चार्ज ऑन लीज एसेट्स, कितना बेटा, 25। कितना, 2,500, 2,500। उसके बाद आप सोचें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से, 10,000। डॉट लगाने से क्या होगा आपके पास, अब रह गए क्या आपके पास, अदर एक्सपेंसेस और वो आइटम जो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स है, जिनको ऐड बैक करवाना है। अब अदर एक्सपेंसेस वाले ने पड़ा फ्रैट चार्जेस, डिसअलाउ नहीं हो रहे, क्योंकि फ्रैट चार्जेस जो है वो कैश में पे करना आपको क्या है, अलाउ है, इसलिए इसको ऐड बैक करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद टैक्स डिडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम एडमिसिबल एक्सपेंस में क्लेम करेंगे सब कुछ। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं ना ये वाले अदर एक्सपेंसेस वाले आइटम, फिर हम ई पॉइंट पर जाएंगे। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, कौन सा लॉस होगा, ये अकाउंटिंग लॉस होगा। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, कितना, 13,000 एड बैक करवा दिया। उसके बाद इंटर, उसके बाद क्या था, रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल्स ऑफ पार्टनर, कितना, 5,000 एड बैक करवा दिया। अच्छा, बेडेड रिकवरी ऊपर इनकम बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इनकम क्या करवानी है आपने, लेस करवानी है।
क्यों लेस करवानी है? क्योंकि अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स के लिए इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्स में एक्सपेंस जब हमें अलाउ नहीं हुआ तो उसकी रिकवरी को भी हमें इनकम समझना नहीं चाहिए। रीक ऑफ एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, अगर हमें याद है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब ये जो हम बातें कर रहे थे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे घुमा दूंगा। तभी ये जैसे इसे जितने एक्सपेंसेस निकल निकल के आ रहे हैं इसके अंदर से, ये अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखकर अगर आपको चक्कर आना शुरू हो गए तो फिर सोच लें आप, हालात और मामला अच्छे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो है लाइबिलिटी अगेंस्ट परचेज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। ये परचेज एक्सपेंस था, डिसअलाउ होगा, एड बैक करवाएंगे। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। एक फॉर व्हाट? परचेजेस। दूसरा फॉर व्हाट? इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रीवियसली आपको अलाउ था, ये होली एंड एक्सक्लूसिव भी आपने इनकम, अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पर्पस के लिए जनरेट किया था, मतलब खर्च किया था, लेकिन आपने इसको क्लेम किया था अक्रूवल बेसिस पर, और अब तक ये अनपेड है, तो लिहाजा 3 साल गुजरने के बाद इसको डिसअलाउ किया जा रहा है। तो कितना अमाउंट है भाई? 80,000 और 40,000। तो बेटा ये लिस्ट बनी है इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस की और इनकम की। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसका सम करना। 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 2,80,000 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 माइनस 33,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000। मजर कहते हैं 6,62,500 नेट एक्सपेंसेस हैं जो हमें एड बैक करवाने चाहिए। गुड, 6,62,500। अब जरा देखिएगा तफसील बेटा, यहाँ मसला आ रहा है सारा का सारा। अब नीचे आप लगाएंगे हेडिंग, क्या लगाएंगे आप? हेडिंग लेस और एड। क्या? एडमिजेबल। अब एडमिजेबल एक्सपेंसेस क्या होंगे? लेस होंगे, और अगर कोई एडमिजेबल इनकम है तो ऐड हो जाएगी। अब आप जानते हैं एडमिजेबल एक्सपेंस क्लेम करते वक्त टैक्स डिडक्शन की बारी वैसे सबसे आखिर में आती है। आप सारे एडमिजेबल एक्सपेंस पहले क्लेम कर लें, फिर देखें आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस है तो उसको एडजस्ट कर दें। याद है या भूल चुके हैं? इसलिए आपको सबसे पहले टैक्स डिडक्शन के अलावा जितने भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनकम है उसको निकालना है। आइए जरा मालूमात इकट्ठी करते हैं। ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा वो तो इनएडमिसिबल था ना, तो अब ये मालूमात हमें कहाँ से मिलना शुरू होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बी पॉइंट है, लीज रेंटल्स, क्योंकि हमने लीज होल्ड एसेट की डिडक्शन भी एड बैक करवा दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एड बैक करवा दिया, तो अब उसको हम इसको क्लेम करेंगे।
ये हमारा एडमिसिबल एक्सपेंस है, इसको लिखेंगे हम नेगेटिव 18,000 क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इस इंफॉर्मेशन में आते हैं तो ये क्या है बेटा, टैक्स WD, ये क्या है, तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। तो 90,000 माइनस 80,000, ये आ गया आपके पास एडमिसिबल इनकम कितने की, 10,000 की पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप देखते हैं बारिश हो रही है, सही है, होने दे बारिश। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर डिस्पोज ऑफ किया है जिसकी WDV 10,000 है, लेकिन सेल प्रोसीड 7,500 है। तो आप बोलेंगे टैक्स लॉस ऑन डिस्पोज। आप में से किसी को कॉल आ रही है क्या? तो WDV 10,000 थी, सेल प्रोसीड 7,500। डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, 2,500। ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। ठीक है जी, तो हमने इसको भी निपटा दिया यहाँ से। तो अब बाकी सारे आइटम तो हमारे नजदीक क्या थे, इनएडमिसिबल, मेरे ख्याल से हमने एडमिसिबल एक्सपेंसेस सारे क्लेम कर लिए हैं, सिवाय किसके, टैक्स डेप्रिसिएशन के। यस और नो? तो मेरे ख्याल से एक्सपेंस इतने ज्यादा नहीं है, तो अब हमें सबसे आखिरी आइटम क्या करना चाहिए, टैक्स डेप्शन क्लेम करना चाहिए। अब टैक्स डेप्शन के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा, कोई और ऐसा आइटम नहीं है। यहाँ लिख दिया वर्किंग नंबर, नोट नंबर 1। टैक्स डेप्शन का वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये मैंने आपको वर्किंग भी सिखाई थी आपको। मैं लिखूंगा मैं क्या, वर्किंग नोट्स टैक्स डेप्रिसिएशन। लिख दिया आपने क्या, प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद क्या लिखा आप, व्हीकल्स। और फिर क्या लिखा आपने, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और यहाँ लिखेंगे आप क्या, ये कॉलम बनाएंगे आप इसका टैक्स डेप्रिसिएशन। मैंने आपको ये फॉर्मेट पहले भी करवाया है चैप्टर नंबर 12 में, अगर आप करने का ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखें आप ओपनिंग टैक्स WDV। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग टैक्स WDV क्या है, 2,50,000। व्हीकल्स की 4,00,000 और यस 2,50,000, फिर 4,00,000, और फिर 80,000। ठीक है,
उसके बाद सबसे पहले इसमें से आप करवाएंगे लेस डिस्पोजल्स। कौन से डिस्पोजल्स? वो एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि इन पर जाते वक्त कोई डेप्शन चार्ज नहीं करना। अगर ये ऐसे एसेट होते तो हम इसको फॉरेन डिस्पोजल नहीं करते, पहले हम इन पे हाफ रेट से चार्ज करते डेप्रिसिएशन, फिर डिस्पोजल करते। ठीक है ना, याद है ना भाई? गलती तो नहीं हो रही ना? पक्का कंफर्म? तो वो आप जानते हैं कि वो डिस्पोजल दो जगहों पर हैं, एक प्लांट पे है और एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर। प्लांट में डिस्पोजल है कितने का? 80,000। और फर्नीचर मैन्युफैक्चर में डिस्पोजल है कितने का? 10,000। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे हम चार्ज कर रहे होंगे फुल रेट पे डेप्शन। यस और? ओपनिंग टैक्स WD आफ्टर डिस्पोजल। कितनी बेटा? 1,70,000। उसके बाद 4,00,000। उसके बाद 70,000। अच्छा, इन सब का रेट इत्तेफाक से क्या है ही 15%। अब बोलेंगे नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट 15%।